हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बिहार स्पेशल का अपना एमसीक्यू लगा रहे थे। बिहार स्पेशल का जितना भी तरह का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको हम लोग लगा चुके हैं। साथ ही साथ बीपीएससी जितना तरह का एग्जाम लेता है उसको हम लोग क्या कर रहे थे कि उसको भी इंक्लूड उसमें कर लिए थे। ठीक है, बीपीएससी जैसे टीचर का लेता है, असिस्टेंट का लेता है, सीएससी का लेता था। ठीक है, साथ ही साथ सीडीपीओ का पहले से अलग से एग्जाम लेता था। आप तो क्या कर दिया कि कंबाइंड कर दिया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि बीपीएससी जितना भी पिछले 10-15 साल में एग्जाम लिया था सीएससी का, सिविल सर्विस वाला, उसका हम लोग क्या करेंगे कि पीवाईक्यू लगा लेंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पर तो 37 क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर जो 64 बीपीएससी था इसमें 35 प्लस क्या चीज का था, तो आपको बिहार स्पेशल का ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा बनता है। तो अभी पिछले क्लास में हम लोग 65 बीपीएससी का लगाए थे। आज हम लोग क्या कर लेते हैं सोल्व, तो 64 बीपीएससी का भी बिहार स्पेशल हम लोग अपना सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जो अगर आप बीपीएससी की 64 का क्वेश्चन लगाए होंगे तो यहाँ पर देखे होंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि महात्मा बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण का मतलब बौद्ध धर्म में होता है कि उनका मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके उसके बाद क्या हुआ था कि पहली बौद्ध संगीति हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, ये सवाल पूछा था। तो राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। पहले क्या होता था, 69 के पहले जो एग्जाम होता था उसमें 5 ऑप्शन रहता था। ठीक है, जो 5वां ऑप्शन होता था उसमें रहता था इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि राजगीर में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, पहली बौद्ध संगीति, ये बात आपको याद रखना। महापरिनिर्वाण इनका कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर यूपी में है, वहां पे हुआ था इनका निधन। ये भी बात आपको याद रखना है। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और बुद्ध को अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना कि बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। और प्रथम बार ये जो अपना उपदेश दिए थे सारनाथ यूपी में दिए थे, ये भी बात आपको याद रखना है। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ था। चारों बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कौन कौन सा हुआ है, कब हुआ है, किनके शासन काल में हुआ था, कौन अध्यक्ष था, ये सारा क्वेश्चन पूछता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था आपको याद रखना कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था, महापरिनिर्वाण जिसको बोला जाता है, तो 480 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध का। 3 साल बाद क्या हुआ कि राजगीर में अजात शत्रु के शासन काल में महाकश्यप उसके अध्यक्ष रहे और प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। काल अशोक उस समय राजा थे और सवा कामी क्या थे, उसका अध्यक्ष थे। ये भी बात आपको याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र में हुआ था, 255 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक उस समय राजा थे। ठीक है, मौर्य वंश से जो जुड़े हुए थे और मोगली पुत्तीस उसका अध्यक्ष थे। तो ये भी बात आपको याद रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगीति आजकल बहुत ज्यादा पूछता है। ईसा के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और कनिष्क उस समय राजा थे और वसुमित्र उसका अध्यक्षता कर रहे थे उस संगीति का। और अश्वघोष जो थे क्या कर रहे थे, तो उसका उपाध्यक्ष थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या होता है कि बनते रहता है और ये चार तरह से, सब तरह से पूछता है। कभी स्थान पूछ लेगा, कभी समय पूछ लेगा, कभी शासन काल, कभी अध्यक्ष पूछ लेगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा था कि इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के जो है अपनी धुरी पर क्या है कि घूमता है और घूमने के ही कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन जो थे बताए थे, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो आर्यभट्ट थे, भास्कर थे, ब्रह्मगुप्त थे या बराह मिहिर थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि इसका आर्यभट्ट बताए थे। ये बात आपको याद रखना है। तारेगना आप जानते होंगे, जब पटना जो मसौड़ी जगह है वहां पर क्या है कि तारेगना जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था आर्यभट्ट का। अरे विक्रमादित्य जो थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके दरबार में एक क्या थे कि विद्वान थे। ये भी बात आपको याद रखना है। जो आर्यभट्ट ही बताए थे कि जो पृथ्वी है अपने धुरी पे घूमती है और उसी घूमने के कारण से क्या होता है कि सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। गुप्त काल के समय का एक वैज्ञानिक, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। ये बात आपको याद रखना। और किनके दरबार में रहते थे, ये भी बात आपको याद रखना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का उपाधि भी दिया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध बुक है आर्यभट्ट, इन्हीं के नाम पर है।
जिसमें ये प्रमाणित किए थे कि पृथ्वी जो है गोल है और अपनी धुरी पर ये घूमती है। और इसी कारण से क्या होता है कि सुबह और शाम होता है। और इसी पुस्तक में, आर्यभट्टी पुस्तक में ही वर्गमूल, घनमूल, समानांतर श्रेणी, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, उसका क्या किए थे कि विभिन्न वर्णन दिए थे। तो ये भी बात आपको याद रखना है। वर्गमूल को आप जानते होंगे स्क्वायर, और ये जो है क्या होता है क्यूब रूट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। शून्य का भी खोज जो है, जीरो का भी खोज का श्रेय किनको दिया जाता है, तो आर्यभट्ट को ही दिया जाता है। और इन्होंने गणित में जो पाई, आप पाई जो वैल्यू देखते होंगे, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, जो जिसका भी मान कौन निरूपित किए थे, तो आपको याद रखना है कि आर्यभट्ट ही किए थे, जो बताए थे 3.1428 होता है। और आगे तो हम लोग जानते हैं कि इसका अभी कोई पूरा खोज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन का है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, एक क्वेश्चन पूछा था। किस जगह पे शामिल हुए थे, एक क्वेश्चन पूछा था। किस क्षेत्र से लड़े थे, एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आरा से, पटना से, बेतिया से, वाराणसी से, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि पटना, दानापुर जो है जगह पटना, वहां पर दानापुर रेजिमेंट में एक क्या थे कि सिपाहियों में जुड़े थे और जुड़ के आरा गए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो किस जगह अगर शामिल हुए थे, तो ये अगर पूछे तो आपको याद रखना है आरा, दानापुर पटना रेजिमेंट में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में जो थे कहाँ पर जुड़े थे, तो दानापुर रेजिमेंट में भारतीय सिपाहियों में क्या हुए कि ये शामिल हुए। ये बात आपको ध्यान में रखना। और इसके बाद जो है आरा शहर पे पहुंचे थे और वहां पहुंचकर कब्जा किए थे। और कैमूर, रीवा, आजमगढ़, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, ये सब पर ब्रिटिशों को ठिकाना लगाए थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 1857 के क्रांति में प्रमुख स्थल और वहां से क्या था कि विद्रोह हुआ था, नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, ये हमेशा सवाल पूछते रहता है। तो दिल्ली से कौन किए थे, तो आपको याद रखना कि बहादुर शाह द्वितीय किए थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल किए थे। कानपुर से नाना साहब किए थे। झांसी से आपको याद ही रहता है रानी लक्ष्मीबाई की थी। ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली खान थे, जो बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, बिहार से अभी हम लोग देख लिए कि कुंवर सिंह थे। ठीक है, फैजाबाद जो थे मौलवी अहमद उल्ला थे। और बरेली से कौन थे, तो खान बहादुर खान थे। इतना आपको याद रखना। फतेहपुर से अजीम मुल्ला थे। इतना आपको ध्यान में रखना है। बिहार वाला आप याद रखिएगा, बिहार स्पेशल का, क्योंकि ये पूछते रहता है कि कौन उसका दमन करता था। तो आपको याद रखना है कि विलियम टेलर के द्वारा इसको फिर से क्या किया गया था, 1857 के क्रांति को बिहार में दबाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1857 के क्रांति से कुछ कुछ सवाल बना लेता है। तो 1857 के क्रांति का प्रथम अगर पूछे कि कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मेरठ कहाँ पे पड़ता है, तो यूपी में, दिल्ली के नजदीक है। ये बात आपको याद रखना है। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था 1857 के क्रांति के साथ, ये भी सवाल बनता है। तो पॉम स्टर्न था। स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, 1857 के जो स्वाधीनता संग्राम था उसका प्रतीक क्या था, ये भी पूछता है। तो आपको याद रखना है कि कमल और रोटी उसका प्रतीक था। ठीक है, मंगल पांडे जो सिपाही थे कौन से नेटिव इन्फेंट्री से थे, ये भी पूछ लेता है। तो 34 नेटिव इन्फेंट्री में वो काम करते थे, सिपाही थे। ये बात आपको याद रखना है। 1857 का क्रांति कहाँ पे खत्म हुआ था, ये सवाल बनाता है। तो ग्वालियर में। ठीक है, उस समय कौन ऐसे कवि थे जो आंखों देखा हाल, इसको मतलब कि कहा जाता है कि देखे थे, मतलब उस समय जीवित थे। तो आपको याद रखना कि मिर्जा गालिब। ठीक है, 1857 के क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो आपको याद रखना कि लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। ये बात आपको याद रखना है। और इसी को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। ये भी बात आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ कि 1857 का क्रांति हुआ, इसको देखकर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो सब मिलकर क्या किया गया कि ब्रिटिश में क्या किया गया, ब्रिटेन में क्या किया गया कि एक संविधान, मतलब कि वहां पर सम्मेलन किया गया। और उस सम्मेलन में क्या कहा गया कि जो भी कंपनी राज कर रहा था, पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन का था वो इंडिया पे राज्य कर रहा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भी कंपनी से क्या है कि कंपनी के हाथ से क्या किया गया कि वो छीन लिया गया और डायरेक्ट जो है किसको दे दिया गया, तो क्राउन के हाथ में चल गया इंडिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बोला जाने लगा। तो ये भी बात आपको याद रखना है। वायसराय कब से बोला जाने लगा था, तो 1858 ईस्वी से गवर्नर जनरल को क्या बोला जाने लगा, तो वायसराय। जो प्रथम अगर पूछे कि वायसराय कौन था, तो आपको याद रखना है कि ये लॉर्ड कैनिंग था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से महात्मा गांधी भारत के प्रथम सत्याग्रह कौन सा था। महात्मा गांधी का पूछ रहा है कि प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो अहमदाबाद में था, बरदौली था, चंपारण था या व्यक्ति था, कौन सा था, या इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि चंपारण था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1917 ईस्वी में ये सत्याग्रह हुआ। किस कारण से हुआ था, तो यहाँ के जो बिहार के लोग थे चंपारण में, वहां पे क्या होता था कि किसानों को जबरदस्ती नील का खेती करने कहता था ब्रिटेन वाला। ठीक है, ब्रिटिश लोग क्या कहता था कि नील का खेती करना है। अगर किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उस पर 3 कट्ठा कम से कम नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया था। और किसान लोग नील का खेती नहीं करना चाहते थे। कारण ये था कि जहां पे नील का खेती होता था वो खेत क्या हो जाता था, टोटल बंजर हो जाता था, उपजाऊ नहीं रहता था। तो कोई किसान क्यों खेती करना चाहेगा कि वो खेती बंजर हो जाएगा। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या हुआ कि भारत का प्रथम सत्याग्रह कौन किए, महात्मा गांधी। ये बात आपको ध्यान में रखना। इस आंदोलन को 3 कठिया आंदोलन भी बोला जाता है, नील आंदोलन भी बोला जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में देखें तो क्या है कि ये जो कैसे कैसे हुआ था, ये सवाल पूरा पूछ लेता। तो आपको याद रखना है कि 1916 ईस्वी आपको ध्यान में रखना है। 1916 ईस्वी में क्या हुआ कि लखनऊ में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहां पर क्या है कि राजकुमार जो शुक्ल हैं किनसे मिले, तो महात्मा गांधी से मिले। और महात्मा गांधी से मिलकर क्या कहें कि उनको आमंत्रण किए चंपारण आने के लिए, और ये पूरा बात बताएं कि किसानों को ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, जो नील आंदोलन जो हुआ था अभी बता रहे थे, वैसे वैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, आप आइए। और गांधी जी उस आमंत्रण को स्वीकार भी किया, और गांधी जी 1917 ईस्वी में आए, और यहाँ पर क्या हुआ कि नील सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किए। और ये जो था गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था और सफल सत्याग्रह था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। भारत का प्रथम सत्याग्रह था। ये पहले भारत से पहले साउथ अफ्रीका में थे बहुत दिन से। 1893 ईस्वी में ये साउथ अफ्रीका चले गए थे एक केस लड़ने के पर्पज से। अब वहां से लौटे कब थे, तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखते हैं तो क्या होता है कि पूरा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना कि 1893 ईस्वी में ना 3 काम इंपॉर्टेंट हुआ था। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, स्वामी विवेकानंद जो थे कहाँ गए थे, तो शिकागो गए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना। और एनी बेसेंट जो थी कहाँ आई थी, तो आपको याद रखना कि इंडिया आई थी। कहाँ के रहने वाली थी, तो आयरलैंड के रहने वाली थी, ये बात आपको याद रखना है। होम रूल जो था उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी, कौन, तो एनी बेसेंट। ये बात आपको याद रखना है। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू थी, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने किया था, अभी बता रहे थे, तो यहाँ पर ज्यादा देर रुकना नहीं है। राजकुमार शुक्ल थे, ये बात आपको याद रखना है। राजकुमार जो शुक्ल थे चंपारण का ही रहने वाले थे। उनका जन्म चंपारण के सतबरिया गांव में हुआ था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन से गांव में हुआ था, ये भी पूछ लेता है। 1875 ईस्वी में हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नमक सत्याग्रह के जो दौरान, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, वो हुआ था, गांधी जी के द्वारा ये किया गया था। तो वो जो हुआ था नमक सत्याग्रह के दौरान, बिहार में जो लोग थे नमक बनाने के साथ साथ क्या था कि कौन से टैक्स किस कर के विरोध में सरकार का विरोध कर रहे थे। तो ये जो पहला ऑप्शन दिया है, चौकीदारी है, हाथी है, डेवलपमेंट है, मलबा है, यह उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि चौकीदारी कर देने का विरोध कर रहे थे। हम लोग जानते हैं कि अगर देखिएगा भारत का नक्शा तो एक भारत का है। ठीक है, ये सब कोस्टल एरिया में नमक तो होता है, लेकिन बिहार अपना यहाँ पे है, तो बिहार का कोस्टल एरिया तो पड़ता नहीं है। तो बिहार का अगर कोस्टल एरिया नहीं पड़ता है तो यहाँ पर क्या होगा, नमक तो होगा नहीं। तो जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण है, चंपारण के क्षेत्र में कुछ कुछ मीठी जो है, नमकीन है, वहां से तो नमक बनाया जाता था, लेकिन यहाँ पर नमक ज्यादा मात्रा में उत्पन्न नहीं होता था। जिस कारण से क्या कहा गया कि यहाँ पर चौकीदारी कर को क्या है कि विरोध किया गया। कब, तो सबने अवज्ञा आंदोलन के समय। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, नमक आंदोलन कब शुरू हुआ, ये आपसे पूछ सकता है। तो 12 मार्च को ये शुरू होता है। कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से ये शुरू किया जाता है 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ, और एक महात्मा गांधी, मतलब 79। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 12 मार्च 1930 को ये शुरू होता है, ये बात आपको याद रखना है। डेट याद रखना क्योंकि ये डेट भी पूछा है। 6 अप्रैल
1930 ईस्वी को ये खत्म हुआ होता है दांडी पहुंचकर, ठीक है, दांडी पे पहुंचकर, इसीलिए इसको दांडी यात्रा भी बोला जाता है। दांडी एक गांव है वहां पे गुजरात में, जो नदी के मतलब समुद्र के किनारे है, और वहां पर जब पहुंचते हैं महात्मा गांधी और नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। इतना टोटल याद रखना, और इसी से चौकीदारी कर जुड़ा हुआ है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, जो 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों के शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित किया गया जो शराब पीते थे। ठीक है, और उस प्रदेश का नाम बताइए, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, बॉम्बे है, गुजरात है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि बिहार के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब शराब बंद किया जाता है तो क्या होता है कि वो जो है टैक्स का बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है। उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। अभी भी जैसे कि बिहार में अगर शराब बंद है तो क्या है कि टैक्स बहुत कम मिलता है। शराब से जो है ना बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में टैक्स कलेक्शन होता है गवर्नमेंट को, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उसी के कारण क्या था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, जो प्रमुख लोग जो थे, बड़े बड़े आदमी शराब पीते थे, उनका क्या किया गया कि सूची को प्रसारित किया गया, जिससे क्या हुआ कि लोगों में फिर से भावना जागा, मतलब कि शराब पीना वो शुरू किया। ठीक है, तो ऐसा ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता था ताकि गवर्नमेंट अपना फायदा उठा सके। तो कौन सा राज्य था? तो ये काम किया गया था बिहार में, ये बात आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले बात आपको याद रखना कि जब भी बीपीएससी एग्जाम देने जाइए और जरा भी शंका हो कि ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है और उसमें अदर स्टेट का नाम दिया हो और बिहार उसमें शामिल हो, तो ज़्यादा अगर पता नहीं है तो उसको डायरेक्ट बिहार मारना है, क्योंकि 99% वो बिहार ही उत्तर सही होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि बिहार का एग्जाम होता है और वो एग्जामिनर भी बिहार से ही वो सवाल बना लेता है। तो ये ध्यान में अपना बैठा के चलना है, अगर पता नहीं हो तो, पता है तब तो बात ही अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो भारत के युद्ध में शरीर होना, ठीक है, ये बात आपसे पूछ रहा है। गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह था, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी टैक्स था, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना था, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है सही है, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना जो था, इसमें क्या था कि ये इसी के कारण से फरवरी 1938 में बिहार में जो चुनी गया था सरकार, वो जो था इस्तीफा दे दिया था। हम लोग जानते हैं कि कृष्ण सिन्हा जो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से क्या हुए थे कि बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ये बात आपको याद रखना है, कांग्रेस की तरफ से। लेकिन बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो आपको याद रखना है कि कौन बने थे, तो मोहम्मद यूनिस बने थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। एक बात और आपको याद रखना है कि उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही बोला जाता था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि ये जो है लोग के पास बोल दीजिएगा ना प्रधानमंत्री, बिहार के प्रधानमंत्री 1936 ईस्वी में, 37 ईस्वी में कौन बने, तो लोग हंसने लगेगा। ठीक है, लेकिन उससे टेंशन आपको नहीं लेना। आप अगर जानकार व्यक्ति हैं तो वहां पर आपको चुप कराने के लिए एक ऑप्शन होता है कि उस समय क्या है कि बिहार का जो प्रधानमंत्री ही बोला जाता था। ठीक है, हा 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 कर कर तो हंसने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं है तो अभी भी लगेगा कि बिहार का प्रधानमंत्री थोड़ी ना बोला जाता था। ठीक है, बिहार का प्रधानमंत्री बोला जाता था, ये दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि देखिए आपको याद रखना है कि 1937 में चुनाव हुआ, और 37 में जब चुनाव हुआ तो बिहार की तरफ से कौन जीता था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टी जीता। कृष्ण सिन्हा उस समय क्या थे कि वो उसका नेतृत्व कर रहे थे, और कृष्ण सिन्हा को मतलब गवर्नर जो था, मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रण किया गया। लेकिन ये जो था राजनीतिक बंदियों के कारण क्या था, और साथ ही साथ वहां पर जो प्रॉब्लम था ब्रिटिश से, उसके कारण से वो नहीं गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा बड़ा पार्टी को बुलाया गया, दूसरा बड़ा पार्टी को बुलाया गया तो कौन थे, तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद यूनिस खान थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे। और इन्हीं को क्या किया गया कि प्रधानमंत्री मतलब कि उस समय का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार दारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1868 में, 1885 में, 1881 में, या 1893 में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक।
तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 1885 का जो बंगाल किराएदारी अधिनियम जो था उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बंगाल टेंडेंसी जो एक्ट था 1885 का, इस एक अधिनियम था, उसी के द्वारा व्यापक किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप जमींदारों और उनके कष्टदारों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस एक्ट के माध्यम से क्या है कि जमींदारों के जमीन के किराए संबंधी अधिकारों की सुनिश्चित करना हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ था कि जमींदारी किसी रैयत के बिना कारणवश से उसको बेदखल नहीं किया जा सकता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1897 में, 1907 में, 1905 में, या 1912 में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, जो अपना बीपीएससी जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका आंसर क्या दिया था, तो 1912 में दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हम लोग जानते हैं कि बिहार जो था पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल था। कहाँ पे शामिल था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल था। बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग होता है, तो आपको याद रखना है कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को अलग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना, तो आपको याद रखना है कि 1912 ईस्वी में। यहाँ सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको ये साथ ही साथ याद रखना है कि जब बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था ना, तो ओडिशा और बिहार दोनों साथ में अलग हुआ था। ओडिशा कब बिहार से अलग होता है, ओडिशा और बिहार कब से अलग होता है, तो आपको याद रखना कि 1936 ईस्वी में बिहार और ओडिशा अलग हो जाता है। और फिर बिहार से लास्टली जो है झारखंड कब अलग होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 2000 ईस्वी में जो है झारखंड अलग हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। और झारखंड कितना जमीन लेकर अलग हुआ है, ये भी पूछ लेता है। तो लगभग 46%, 45.82% जो है क्या कि ये जमीन लिया था और अलग हुआ था। तो आपको याद रखना कि 46% लगभग लेकर ये अलग हुआ था। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, तो 1912 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो स्वामी सहजानंद थे, कर्मानंद शर्मा थे, राहुल सकिंत्यान थे, या यदुनंदन शर्मा थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है। ये चारों जो थे क्या है कि बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में क्या है कि 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है कि बिहटा में हुआ था। ठीक है, राहुल सकित्यान, यदुनंदन सिंह, कर्मानंद शर्मा, रामानंद मिश्रा, किशोरी प्रसन्न सिन्हा, पुष्योदय शर्मा आदि क्या थे कि इस मतलब कि किसान सभा से जुड़े हुए थे। ये किसान सभा बनाया क्यों गया था, तो आपको याद रखना कि जमींदारों से लड़ने के लिए। जमींदार लोग क्या था कि किसान लोग पे भारी मात्रा में टैक्स लगा के किसानों से चूसते रहता था पैसा, जो भी रकम होता था। तो उसी के लिए ये विरोध किया गया था। तो ये बात आपको याद रखना है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ई सही होता है। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कब गठित हुआ था, ये पूछ रहा है। कब गठित हुआ था ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 1921 में, 1927 में, 1931 में, 1934 में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 1931 में। जब गठन का बात पूछे तो 1931 में, औपचारिक गठन का बात पूछे तो 1934 में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। गठन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। ये बात आपको याद रखना है। कौन गठन किए थे, तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा, ये तीनों मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का 1931 में गठन किए। लेकिन इसका जो औपचारिक गठन कब हुआ था, तो 1934 ईस्वी में हुआ, अंजुमन हॉल में। कहाँ पे, तो पटना में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका अध्यक्ष कौन बने औपचारिक गठन के बाद, तो आपको याद रखना है कि आचार्य नरेंद्र देव बने। और सचिव कौन बने, तो जयप्रकाश नारायण। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखना है। इस पार्टी से आरंभ के द्वारा श्रमिक मतलब कि इसका उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछ सकता है। तो श्रमिक आंदोलनों को विरोध करना था, कृषकों के प्रति अत्याचार को रोकना था, और कैदियों के प्रति जो दुर्व्यवहार होता था, जो क्या करता था ब्रिटिशर बिना मतलब के लोगों को भी कैदी बना लेता था, उसके प्रति दुर्व्यवहार होता था, उसका विरोध करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। ये जो पार्टी था बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये 1942 में जब क्यूट इंडिया मूवमेंट जब शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था,
तो उसका प्रमुख भूमिका भी निभाया था, सक्रिय था, एक्टिव था उसमें, ये भी बात आपको ध्यान में रखना। गठन का बात पूछ रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी है 1931 वाला, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेसी मंडल का नेतृत्व किए थे, ये बात आपसे पूछ रहा है। अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल को क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछे कि कांग्रेसी के तरफ से मतलब कांग्रेस की तरफ से प्रथम बिहार का मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था, कौन बने थे, तो आपको याद रखना है कि श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह क्या हुए, तो उप प्रधानमंत्री मतलब कि उप मुख्यमंत्री बने थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आजादी के बाद जो था 1947 में वह मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री कौन बने बिहार का प्रथम, तो आपको याद रखना है कि श्री कृष्ण सिन्हा भी बने थे। अनुग्रह नारायण सिंह को क्या दिया गया था, तो वित्त मंत्री दिया गया था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार का केसरी भी बोला जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, या किसका कथन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है, महात्मा गांधी का है, सच्चिदानंद सिन्हा का है, या राजेंद्र प्रसाद का है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक, जो पांचवा ऑप्शन होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि ये सच्चिदानंद सिन्हा का ये बताया हुआ वचन है। ये अपना एक जो मतलब पत्रिका निकालते थे, न्यूज पेपर निकालते थे, उसमें ये बात जो है लिखे थे, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। कौन सा पत्रिका में लिखे थे, तो इंडियन पीपल जो था उसमें 1903 में ये क्या है कि ये लिखे थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन लिखे थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि यही तो सवाल पूछा था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो 1911 में, 1912 में, 1936 में, या 2000 में, या कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। इसका जो बीपीएससी के द्वारा जो आंसर दिया गया है, बीपीएससी के द्वारा जो आंसर दिया गया है 1936 ईस्वी दिया गया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार कब अलग होता है, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को क्या है कि अलग होता है। और उसके बाद जब अलग होता है 1912 ईस्वी में, तो बिहार और उड़ीसा दोनों साथ में होता है। लेकिन बिहार और उड़ीसा कब अलग होता है, तो 1936 ईस्वी में अलग होता है बिहार और उड़ीसा। तो इसी कारण से यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है 1936 वाला, ये सही माना है बीपीएससी। और लास्टली बिहार का जो अलग हुआ था कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि बिहार का जो एक बार और बंटवारा हुआ 2000 ईस्वी में हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। वहां से झारखंड क्या हुआ, अलग हुआ 46% जमीन लेके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है, ये आपसे पूछ रहा है। रोहतास पठार है, उत्तर पश्चिम का पहाड़ी है, खगड़पुर का पहाड़ी है, उत्तर गंगा का मैदान है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि रोहतास का पठार है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम लोग को एक बात आपको याद रखना है कि बिहार का जो डिवीजन किया गया है 3 भाग में मेनली किया गया है। तो उत्तर का पर्वतीय और तराई भाग किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ मध्य का जो विशाल मैदानी भाग है उसको, और दक्षिण का पहाड़ी किनारा। जैसे देखिएगा तो ये जो क्षेत्र है क्या है कि पर्वतीय मिट्टी है, ये वाला यहाँ पर पहाड़ है, उत्तर का पर्वत वाला है जो हिमालय से लगा हुआ है, शिवालिक वाला। ठीक है, और ये जो है तराई का मिट्टी है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना क्योंकि ये सवाल पूछते रहता है। ये जो बीच में है हम लोग जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी से निर्माण हुआ है ये सब का। और यहाँ पर जो है क्या है कि दक्षिण में पहाड़ है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि इस भाग में रोहतास में और कैमूर में क्या है कि जो दक्षिण का जो है मतलब कि दक्षिण और पश्चिम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे पुराना पठार है। तो ये बात आपको याद रखना है, सबसे पुराना मतलब कि चट्टान है बिहार में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है, तो रोहतास वाला हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। रोहतास का पठार जो है भूतात्विक दृष्टि से बिहार का जो है सबसे ज्यादा पुराना है। क्यों भाई, तो क्योंकि वो जो है आपको याद रखना है कि विंध्यन का क्षेत्र है। विंध्यन का क्षेत्र जो भारत में है सबसे ज्यादा ओल्ड माना जाता है। जैसे कि जो अरावली पहाड़ी है राजस्थान में, वो भारत का सबसे ओल्ड पर्वत में आता है। ठीक, उसी सब का भाग है रोहतास वाला। तो इस कारण से जो है कि रोहतास का पठार जो है क्या है कि सबसे ओल्ड है, रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, कैमूर में जो अवशिष्ट है वो सब क्या है कि
सबसे पुराना वाला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब कि बिहार का जो पटना जिला है उसमें कितना जिला जो है टच करता है बाउंड्री, ये आपसे पूछ रहा है। तो 7 जिला है, 8 है, 9 है, 10 है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 9 जिला जो है क्या है कि टच करता है बाउंड्री, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी भी 9 ही करता है, पहले भी 9 ही करता था, 2018 के बात बोल रहा है। तो जहानाबाद करता है, अरवल करता है, भोजपुर, सारण, वैशाली, शेखपुरा, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, ये सब जिला से क्या है कि बाउंड्री टच करता है। गया से अब नहीं करता है, क्योंकि गया से जहानाबाद को बांट दिया गया था, जहानाबाद से अरवल को। ठीक है, इसलिए अब गया नहीं करता है, गया पीछे ही रह गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस चीज से, मतलब वो घिरा हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेंगुर मिट्टी से, तराई के मिट्टी से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपको याद रखना है कछारी। कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या होता है, तो जो नदी के द्वारा बहाकर मिट्टी होता है ना, उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जो जल के द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाया जाता है और फिर बिछा दिया जाता है, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है किसका है, तो कछारी मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार में 3 तरह का मिट्टी पाया जाता है, पीटमाट, दलदली मिट्टी, तराई का मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। सहरसा वाला ये सब क्षेत्र में जो है, मतलब कोसी सब का जो आता है, वहां पर दलदली मिट्टी पाया जाएगा। इधर नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसी सब क्षेत्र में दलदली मिट्टी पाया जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी बोलते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बोलते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। तराई वाला मिट्टी जो है ऊपर है, जो नेपाल से टच करता है बाउंड्री यहाँ पे। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर है। और बाकी क्षेत्र में हम लोग ज्यादा तक देखेंगे तो जलोढ़ ही मिट्टी से बना हुआ है, चाहे तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहे, चाहे तो नई जलोढ़ मिट्टी रहे। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राज्यों में न्यूनतम सबसे नीचे दर जो है 2011 के जनगणना की दृष्टि से कौन सा स्थान है, ये बात आपको याद रखना है साक्षरता में। ठीक है, तो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, या चतुर्थ है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि प्रथम है। बिहार जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला ये स्थान प्राप्त किया है, मतलब कि सबसे नीचे है। तो यहाँ सबसे नीचे से क्या है कि ये प्रथम है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि जनगणना के अनुसार से जो है भारत का अगर साक्षरता दर पूछे तो आपको याद रखना है कि 74.4% है, लेकिन बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो 61.82% है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो बिहार का सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, भारत में सबसे साक्षरता दर वाले कौन है, तो आपको याद रखना है कि केरला है। केरला में कितना था जो 2011 के जनगणना के अनुसार से, तो 93.91% है। ठीक है, बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.29 है। महिला साक्षरता दर ये पूछते रहता है, तो 51.5% है। पुरुषों का साक्षरता दर जो है संदर्भ लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, 96.11% है। और जो उसके बाद केरल में है जो 96.02% है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अगर भारत में साक्षरता दर कैसे मापा जाता है, ये आपसे पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि अगर 7 साल से कोई भी बड़ा बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी रहे, तो वो जो अगर कोई भी भाषा लिख लेता है और पढ़ लेता है, तो उसको भारत में साक्षर माना जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रथम है, तृतीय है, द्वितीय है, चतुर्थ है, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि द्वितीय है। ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन आता है, तो वेस्ट बंगाल आता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जितना भी पूर्वी राज्य है बिहार भारत का, वो उसमें क्या होता है कि जूट का उत्पादन होता है। कौन कौन सा है, तो बंगाल है। ठीक है, बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, फिर बिहार में होता है, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय, ये सब देश मतलब कि जो है प्रदेश में क्या है कि जूट का उत्पादन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बिहार में जो है क्या है कि द्वितीय स्थान है जूट के उत्पादन में, ये भी बात आपको याद रखना है। जूट के फसल के हेतु कौन सा मिट्टी का जरूरत है, तो आपको याद रखना कि दोमट मिट्टी और भारी वर्षा होना चाहिए। ठीक है, भारत में अगर 100% जूट होता है, तो उसका 75% जूट जो है करीब करीब वेस्ट बंगाल ही उत्पन्न करता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है।
और दूसरे स्थान पे कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि बिहार करता है। बिहार में कहाँ पर होता है, तो पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा, कटिहार, ये सब क्षेत्र में क्या है कि जूट का उत्पादन होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पूरा वर्ल्ड में 100% जूट उत्पादन होता है तो उसका कितना प्रतिशत भारत में होता है, तो 60% भारत ही उत्पादन करता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बड़े घर से हैं, जूट के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको याद रखना है कि चीनी का बोरा ये सब होता है, उसमें क्या होता है कि पैक करके आता है। जूट का झोला भी होता है, वो सब बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। गाँव के होंगे तो आपको याद रखना है कि जो सनई का खेती होता है, सनई का, उसी को हम लोग जूट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों का प्रत्याशा एवं संभावना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो तेल शोध का नगर बन सकता है, यहाँ पे वन आधारित उद्योग लग सकता है, बालू का खनन उद्योग लग सकता है, कृषि आधारित उद्योग लग सकता है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या है, कृषि आधारित उद्योग लग सकता है। हम लोग देखें थे कि यहाँ पर बिहार में ज्यादातर जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, कछारी मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। इस कारण से यहाँ पर जितना भी उद्योग लग सकता है, तो कृषि आधारित उद्योग लग सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय जनगणना के 2011 के अनुसार से निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे है, केरल में, हरियाणा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, बिहार में है। जनसंख्या घनत्व कैसे नापा जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे नापा जाता है, तो आपको याद रखना है कि अगर एक एरिया है और इसका क्षेत्रफल कितना है कि 1 वर्ग किलोमीटर है, 1 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसमें जितना लोग रहेंगे उसी को क्या बोल दिया जाता है, तो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बोल दिया जाता है। तो बिहार का मान लेते हैं कि 1000 क्या है कि वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो वहां पर एवरेज 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाएगा। तो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है भारत में सबसे ज्यादा है, 1106 है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यूनियन टेरेटरी में पूछे कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि दिल्ली है, जो 11,297 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और यूनियन टेरेटरी में सबसे कम कहाँ पे रहते हैं, तो अंडमान निकोबार में रहते हैं, 46 मात्र, ठीक है। लेकिन अगर पूरा भारत में पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है, वहां मात्र 17 है। दूर तक चले जाइएगा और एक आदमी मिलेगा, फिर दूर तक चले जाइए, फिर एक आदमी मिलेगा, ठीक है। अगर 4 राज्य देखें कि कौन कौन है, तो आपको याद रखना है कि बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, केरला है और उत्तर प्रदेश है। भारत में अगर पूछे कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार से बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है, तो 893 है, 918 है, 916 है, 925 है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि ए जो है आपका, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी और यहाँ पे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 918 है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिएगा तो क्या कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये मेल है और यहाँ पर फीमेल है, तो मेल का अगर संख्या 1000 है तो उस पर फीमेल की संख्या कितना है उसको हम लोग लिंगानुपात बोलते हैं। तो बिहार में अगर एवरेज 1000 पुरुष हैं तो यहाँ पर फीमेल कितने हैं, तो आपको याद रखना है कि मात्र 918 है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर बिहार में पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज है, जहां पर अच्छा लिंगानुपात है, 1000 मेल है, तो यहाँ पर फीमेल की संख्या कितना है, तो आपको याद रखना है कि 1021 है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे खराब लिंगानुपात कहाँ पे है, तो मुंगेर में 876 है मात्र। और भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है, ठीक है। सर्वाधिक भारतीय जो लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा है, तो केरला है, जो 1084 है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना। और सर्वाधिक खराब लिंगानुपात वाला स्टेट कौन सा है, तो आपको याद रखना है हरियाणा है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका लास्ट है। तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो है पहली बार किस वित्तीय वर्ष में क्या है कि प्रस्तापित मतलब कि प्रकाशित किया गया था, ये बात आपसे पूछ रहा है। 2004, 2005 में, 2008, 2009 में, 2006, 2007 में, 2009, 2010 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 2006 और 7 में क्या है कि सुशील कुमार मोदी के द्वारा
ये बात आपको याद रखना है। किनके द्वारा? तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा ये जो है कि लॉन्च किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर है आपको याद रखना है कि 64वीं बीपीएससी में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा था, 37 सवाल जो है बिहार स्पेशल से ही था, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और भी क्वेश्चन था जो बिहार का ही था, लेकिन वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जो वो लगाना आपके लिए सही नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उस समय का करंट अफेयर अभी में कोई फायदा नहीं करेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।